कैलकुलस का जो असल नाम होता है वो होता है इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस। इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल और कैलकुलस कहते हैं कंटिन्यूस चेंज को। कैलकुलस की दो मेजर ब्रांचेज होती हैं, एक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होती है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, किसकी, डेरिवेटिव की। और इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन, किसकी, इंटीग्रल्स की। डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के तरीके को बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के तरीके को बोलते हैं इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर होता है जो एक फंक्शन लेता है एज एन इनपुट और दूसरा फंक्शन देता है एज एन आउटपुट। जबकि इंटीग्रल्स में दो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल जिसको रीमान सम भी बोलते हैं और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। रीमान सम में हम क्या करते हैं, जो रेक्टेंगल्स का एरिया होता है हम उसका सम करते हैं और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इनवर्स ऑपरेटर डेरिवेटिव का। डेफिनेट इंटीग्रल में स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक इंटरवल होता है जिसमें अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है। जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं होते, कोई भी स्पेसिफिक इंटरवल नहीं होता। और इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये क्या है आपस में, इनवर्स ऑपरेशन। अगर आप इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 0/0 जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके करीब करीब जाते हैं। अब अगर हम फंक्शन में x की जगह 0.5 पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1.5। 0.9 पुट करते हैं तो आंसर मिलेगा 1.9। 0.99 पुट करेंगे तो 1.99 मिलेगा। 0.999 पुट करेंगे तो 1.999 मिलेगा। इसी तरह अप टू सो ऑन। अब जैसे जैसे x जो है वो 1 के करीब जा रहा है वैसे वैसे हमारा फंक्शन जो है वो 2 के करीब जा रहा है। अब जैसे जैसे x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है हमारा फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1, x² - 1 ओवर x - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसकी जनरल फॉर्म होगी लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x इज इक्वल टू l। जैसे जैसे x जो है वो किसी वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे f ऑफ x जो है वो किसी लिमिट l को अप्रोच कर रहा है। और ये डेफिनेशन होती है लिमिट की। लिमिट सीखने का आपको फायदा ये होगा कि आप कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स को भी इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। अगर आप कैलकुलस सीखना चाहते हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि लिमिट्स जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस की। फंडामेंटल का मतलब है कि लिमिट्स जो है वो कैलकुलस की बुनियाद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/∞ की वैल्यू क्या है तो आप मुझे कहेंगे हमें नहीं पता। और आपको क्यों नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, ये एक आइडिया है जो कि अनडिफाइन है, लेकिन हम इसके करीब जा सकते हैं। अगर आप फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 1, 2 पुट करें तो 0.5, 4 पुट करें तो 0.25, 10 पुट करें तो 0.1, 100 पुट करें तो 0.01, 1000 पुट करें तो 0.001, 10,000 पुट करें तो 0.0001 अप टू सो ऑन। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे 1/x की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी के करीब जा रहा है वैसे वैसे 1/x जो है वो 0 के करीब जा रहा है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी पर, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता। तो सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। तो हम इस फंक्शन में बड़ी से बड़ी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। अब अगर मैं फंक्शन में n की जगह 1 पुट करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 2, 2 पुट करने से 2.25, 5 पुट करने से 2.48, 10 पुट करने से 2.59, 100 पुट करने से 2.70, 1000 पुट करने से 2.716, 10,000 पुट करने से 2.718 और 100,000 पुट करने से 2.718281। जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है, 2.718281। और जैसे जैसे n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किसे अप्रोच करेगी, 2.718281 अप टू सो ऑन। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू 2.718281 जो के बराबर होता है e के, और जिसको हम ऑयलर नंबर भी कहते हैं। और ये एक इरेशनल नंबर होता है और ये बेस होती है नेचुरल लॉगरिथम की।
एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन जिसके ग्राफ में ना कोई होल आ रहा हो, ना कोई जंप आ रहा हो और ना ही कोई वर्टिकल आइसमटोट आ रहा हो, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। इसकी वजाहत करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर हम इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करें तो हमें आंसर मिलेगा 1/0। इसका मतलब x = 0 पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो x = 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन चेंज कर दें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देता हूँ। अगर आप इसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। x > 0 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, x < 0 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा और x = 0 के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं बन रहा। इसका मतलब x = 0 पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब क्योंकि x = 0 पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस वजह से आपको इस फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, आपको इस फंक्शन की डोमेन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम 0 को और नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, हम उन्हें निकाल देते हैं। तो अब हमारे फंक्शन का ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस। अब पहले ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था क्योंकि x = 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं था। तो हमने क्या किया था, हमने इसकी डोमेन चेंज की थी और फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस बना था। तो इसका मतलब डोमेन की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब डोमेन में मौजूद हर वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन हो और लिमिट x अप्रोचेस c f(x) = f(c), यानी जैसे जैसे x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे f(x) जो है वो f(c) को अप्रोच कर रहा है। और इस बात की वजाहत मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। अब इसी दूसरे पॉइंट को देखते हुए मैं कंटिन्यूटी को डिफाइन करने लगा हूँ यूजिंग लिमिट्स, और इसके लिए हमें दोनों डायरेक्शन से चेक करना होगा। लेट्स सपोज कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जिसको हम f(x) एक्सिस भी कहते हैं। ये एक फंक्शन है जिस पर हमने एक पॉइंट लिया है जिसका x कोऑर्डिनेट c है और y कोऑर्डिनेट f(c) है। अब हमने लेफ्ट साइड से देखना है, जैसे जैसे x जो है वो c के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) जो है वो f(c) के करीब जा रहा है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड से देखें, जैसे जैसे x जो है वो c के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) जो है वो f(c) के करीब जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए नोटेशन होगी लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव f(x) = f(c), और राइट हैंड साइड के लिए नोटेशन होगी लिमिट x अप्रोचेस c पॉजिटिव f(x) = f(c), और इसी की जनरल फॉर्म होगी लिमिट x अप्रोचेस c f(x) = f(c). अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यूज आपस में बराबर ना आती तो दूसरी कंडीशन फेल हो जाती, जिसका मतलब होता कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर ऐसा होता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता। अगर हम इस नए फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें तो हमें आंसर मिलेगा 0/0। इसका मतलब x = 1 पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस 1 को एक्सक्लूड कर दें, इसको निकाल दें, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो x = 1 पर आपको इसका एक होल मिलेगा। इसका मतलब x = 1 पर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, यानी x = 1 पर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन चेंज करनी पड़ेगी और तब फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। कंटिन्यूटी के लिए हमने जो पहली कंडीशन पढ़ी है वो ये कहती है कि फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमें ये कहती है कि जैसे जैसे x जो है वो c के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) जो है वो f(c) के करीब जा रहा है, जिसकी वजाहत मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। इस बात की वजाहत मैं एक एग्जाम्पल से कर देता हूँ। ये एक फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। x < 1। इसका मतलब है कि x जो है वो छोटा है 1 से और बराबर है 1 के, और इस पर हमें जो आउटपुट मिल रही है वो 2 है, और इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा x > 1। इसका मतलब है कि x जो है वो बड़ा है 1 से लेकिन बराबर नहीं है 1 के, यानी 1 जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 पर होल बनेगा और इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि इसमें जंप आ रहा है। हालांकि x = 1 पे ये फंक्शन डिफाइन है लेकिन लिमिट सेम नहीं है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो ये ग्राफ 2 के करीब जा रहा है और राइट हैंड साइड से देखें तो ये ग्राफ 1 के करीब जा रहा है, और क्योंकि लिमिट्स मुख्तलिफ हैं इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक इसी तरह ये एक फंक्शन है जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, और ये भी पीसवाइज फंक्शन ही होता है।
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x जो है वो बड़ा है 0 से और साथ साथ बराबर भी है 0 के, और इस पर जो आउटपुट हमें मिल रही है वो x है, और इसका ग्राफ जो है वो यूं बनेगा, x इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि x जो है वो छोटा है 0 से, और इस पर जो आउटपुट हमें मिल रही है वो नेगेटिव x है, और इसका ग्राफ जो है वो यूं बनेगा। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर कोई होल नहीं आ रहा, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो हम 0 के करीब जा रहे हैं, और राइट हैंड साइड से भी 0 के करीब ही जा रहे हैं, मतलब लिमिट्स एक जैसी ही हैं दोनों रास्तों से। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या टेंजेंट लाइन की स्लोप को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वेरी स्मॉल। एक ऐसी लाइन जो किसी फंक्शन को या किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन, और एक ऐसी लाइन जो किसी फंक्शन को या किसी कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसे कहते हैं सीकेंट लाइन। स्लोप कहते हैं राइज ओवर रन को। राइज कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को और रन कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। वर्टिकल डिस्टेंस यानी y के अंदर चेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x के अंदर चेंज। चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज इन y मतलब डेल्टा y और चेंज इन x मतलब डेल्टा x, और ये किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब किसी फंक्शन पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, इस पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। इसी तरह इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2 है, और इसकी स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब इस ग्राफ की मैं थोड़ी सी मुश्किल लेबलिंग करने लगा हूँ। ये एक फंक्शन है, इस पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका f ऑफ x कोऑर्डिनेट है। इसी तरह ये एक पॉइंट है। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो लेट सपोज के h है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस h, और ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ x प्लस h। अब अगर हम इन 2 पॉइंट्स को मिला दें तो सीकेंट लाइन बन जाएगी, और इसका फॉर्मूला होगा y के अंदर चेंज यानी f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x के अंदर चेंज यानी x प्लस h माइनस x, और ये किसकी स्लोप होगी, सीकेंट लाइन की स्लोप। और ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी कर्व पर 2 पॉइंट्स दिए हों और हमसे कहा जाए कि सीकेंट लाइन की स्लोप निकालो। लेकिन अगर हमें किसी कर्व पर 1 पॉइंट दिया हो और हमसे कहा जाए कि इस टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। कोशिश करते हैं, एक दफा दोबारा देखें। ये एक फंक्शन है, इस पर हमें एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, और ये लाइन किसकी स्लोप है, टेंजेंट लाइन की स्लोप। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट f ऑफ x है। अब हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। अब हमने इस पॉइंट पर एक सीकेंट लाइन ड्रॉ की है, और ये लाइन किसकी स्लोप है, सीकेंट लाइन की स्लोप। अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेट सपोज के h है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस h। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा x प्लस h और y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ x प्लस h। अब मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट मैंने अज्यूम किया हुआ है उसको उठाता हूँ और यहाँ ले जाता हूँ, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। फिर उठाता हूँ और यहाँ ले जाता हूँ, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ऐसे करते करते जैसे ही ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो सीकेंट लाइन की स्लोप टेंजेंट लाइन के स्लोप के बराबर आ जाएगी। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। सीकेंट लाइन की स्लोप किसके बराबर होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब देखें जैसे जैसे ये फासला कम हो रहा था, सीकेंट लाइन की स्लोप टेंजेंट लाइन के स्लोप के करीब जा रही थी, और जैसे ही ये फासला 0 हुआ तो सीकेंट लाइन की स्लोप टेंजेंट लाइन की स्लोप बन गई। और इसकी नोटेशन क्या होगी, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। और ये क्या होती है, टेंजेंट लाइन की स्लोप, जो कि डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की। और आपकी मर्जी है, आप इसको f डैश x लिख लें या dy बाई dx लिख लें। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स की बहुत सी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, बहुत सी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। फिजिक्स में इसको ग्रेडियंट बोलते हैं और इकोनॉमिक्स में इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इसके अलावा मूविंग ऑब्जेक्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताता है। इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कनकेव अप, कनकेव डाउन और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन को बोलते हैं मैक्सिमा और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन को बोलते हैं मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा को कलेक्टिवली बोलते हैं एक्सट्रीमा, और एक्सट्रीमा जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लोकल एक्सट्रीमा और एक होता है ग्लोबल एक्सट्रीमा।
लोकल एक्सट्रीमा ग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो लेकिन विद इन अ गिवन रेंज हो, और ग्लोबल एक्सट्रीमा ग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो लेकिन पूरी डोमेन पर हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन का ग्राफ है और ये पॉइंट इस पूरे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक इसी तरह ये पॉइंट इस पूरे फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, और इन दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली बोलते हैं ग्लोबल एक्सट्रीमा। ठीक इसी तरह अगर आप इस स्पेसिफिक इंटरवल में देखें तो ये पॉइंट हाईएस्ट वैल्यू है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और ये पॉइंट जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इसे बोलेंगे लोकल मिनिमा, और इन दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली बोलेंगे लोकल एक्सट्रीमा। ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में लोकल एक्सट्रीमा को बोलते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा और ग्लोबल एक्सट्रीमा को बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। अगर लाइन इंक्रीज हो रही हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। अगर लाइन डिक्रीज हो रही हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी स्लोप जीरो होती है, और अगर लाइन वर्टिकल हो तो उसकी स्लोप अनडिफाइन होती है। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो या ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन हो उसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो होता है? जहाँ पे स्लोप जीरो होती है। और स्लोप कहाँ पे जीरो होती है? जहाँ पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो। इसका मतलब ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि इन पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है? जीरो। ये एक फंक्शन है और ये इस फंक्शन का ग्राफ है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये बताता है कि अगर फंक्शन चेंज हो रहा हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हमें फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, यानी हमें क्या मिलेगा? रिलेटिव मैक्सिमा। और अगर फंक्शन चेंज हो रहा हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हमें फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, यानी हमें क्या मिलेगा? रिलेटिव मिनिमा। और इसको मैथमेटिकली कैसे बताते हैं? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जीरो को इक्वल पुट करने से आपको एक या दो या तीन क्रिटिकल वैल्यूज मिलती हैं। फिर इसके बाद इन क्रिटिकल वैल्यूज को नंबर लाइन पर शो करते हैं, फिर इसको इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं और फिर साइन चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इंटरवल में से एक वैल्यू उठाएं और पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में तो हमें वैल्यू मिलेगी 9 विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक इसी तरह अगर हम इस इंटरवल में से एक वैल्यू उठाएं और पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में तो हमें वैल्यू मिलेगी -3 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, विच मीन्स x इज इक्वल टू -2 पर हमें क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा। ठीक इसी तरह x इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले भी आपने कुछ बेसिक्स याद रखनी है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कनकेव अप और इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कनकेव डाउन। अगर आप इस फिगर में देखें तो स्लोप जो है वो डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर आप इस फिगर में देखें तो स्लोप जो है वो इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा। और जब भी फंक्शन कनकेव अप होगा तो हमेशा आपको रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, यानी जब भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन आपको रिलेटिव मिनिमा देगा, और जब भी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा देगा। और ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव चेंज हो रहा हो फ्रॉम कनकेव डाउन टू कनकेव अप उसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और इसको 0 के इक्वल पुट किया तो क्रिटिकल वैल्यूज मिली। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया और 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 निकला। फिर x इज इक्वल टू 1 को नंबर लाइन पे शो किया। फिर सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में 1 से छोटी वैल्यू पुट की तो आंसर मिला -6 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब इस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में 1 से बड़ी वैल्यू पुट की तो आंसर मिला 6 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, यानी इस इंटरवल में कौन सा ग्राफ बनेगा? कनकेव डाउन। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यानी इस इंटरवल में कौन सा ग्राफ बनेगा? कनकेव अप। अब अगर इस फंक्शन के ग्राफ को x एक्सिस या y एक्सिस पर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 जो हैं वो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, और x इज इक्वल टू 1 जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम कनकेव डाउन टू कनकेव अप। अगर फंक्शन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव तो रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा रिस्पेक्टिवली। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो रिलेटिव मिनिमा मिलेगा और फंक्शन जो है वो कनकेव अप होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा और फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा। और ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा हो फ्रॉम कनकेव डाउन टू कनकेव अप या वाइस वर्सा उसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो उसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स।
लेट्स सपोज कि ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन को मैंने कैपिटल एफ कह दिया है और दूसरे फंक्शन को मैंने स्मॉल एफ कह दिया है। अब अगर आप कैपिटल एफ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आप देखेंगे कि वो स्मॉल एफ वाले फंक्शन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब स्मॉल एफ जो है वो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ का और कैपिटल एफ जो है वो एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एफ का। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल आएगा 3x² - 5। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इक्वल आएगा 3x² - 5। इसी तरह अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इक्वल आएगा 3x² - 5। लेकिन जब आप इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक से ज़्यादा फंक्शंस मिल रहे हैं। इसका मतलब एक फंक्शन के एक से ज़्यादा भी एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो इन जनरल हम कहेंगे कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है वो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का और कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव्स हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। और एंटी डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने के तरीके को बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया था तो वो किसके इक्वल आया था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब डी बाई डी एक्स जो है वो ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का। इसी तरह स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लिया था तो वो किसके इक्वल आया था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव किसका ऑपरेटर है, एंटी डिफरेंशिएशन का, जिसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। और इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल। सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है πr²। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट या विड्थ इंटू हाइट। लेकिन अगर कोई कर्व गिवन हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, वी ऐड रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एरिया, दिस इज द अप्रोक्सीमेट एरिया। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए वी विल ऐड सम मोर रेक्टेंगल्स और साथ साथ वी विल रिड्यूस द साइज ऑफ रेक्टेंगल्स। यानी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है उसको कम कर देंगे और जैसे ही रेक्टेंगल्स की विड्थ 0 के करीब जाएगी अप्रोक्सीमेट एरिया जो है वो एग्जैक्ट एरिया बन जाएगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स जो है वो तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ है और एफ ऑफ एक्स आई जो है वो तमाम रेक्टेंगल्स की हाइट है। और सिग्मा का मतलब है कि हम इन तमाम रेक्टेंगल्स को क्या कर रहे हैं, ऐड। लेट्स सपोज कि ये एक फंक्शन है और हम इस फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं फ्रॉम इंटरवल a टू b बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के ग्राफ को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसकी पार्टीशन कर रहे हैं। और इन तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसकी विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाइट इंटू विड्थ यानी एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। इसी तरह सेकंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। और इसी तरह अप टू सो ऑन। और इस पूरे फंक्शन का एरिया निकालने के लिए हम इन तमाम रेक्टेंगल्स को क्या करेंगे, ऐड। अगर आप गौर करें तो रेक्टेंगल्स जो हैं वो कर्व को लेफ्ट साइड पर टच कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड सम। इसी तरह अगर रेक्टेंगल्स कर्व को राइट साइड पर टच करें तो इसको बोलते हैं राइट हैंड सम। लेट्स सपोज कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये फिक्स लाइन है और ये एक रोटेटिंग लाइन है और जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ये इसका वर्टेक्स है। अब अगर इस रोटेटिंग लाइन को आप ऐसे रोटेट करें तो क्या बनेगा, कोनिक सेक्शन। इस रोटेटिंग लाइन से क्या जनरेट हो रहा है, कोनिक सेक्शन। तो हम इस रोटेटिंग लाइन को क्या बोलेंगे, जनरेटर। और ये फिक्स लाइन क्या होगी, एक्सिस ऑफ कोन। इस रोटेटिंग लाइन से ये वाली सरफेस जनरेट हो रही है तो इस सरफेस को हम बोलेंगे नैप। वर्टेक्स से ऊपर जो सरफेस जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे अपर नैप और वर्टेक्स से नीचे जो सरफेस जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे लोअर नैप। कॉनिक सेक्शन एक ऐसा कर्व होता है जो कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है। कॉनिक सेक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। और सर्कल जो होता है वो इलिप्स का स्पेशल केस होता है। अब हमने प्लेन को इंटरसेक्ट करवाना है कोन से। अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ कोन के तो सर्कल बनेगा। अगर प्लेन को स्लाइटली टिल्ट करें यानी थोड़ा रोटेट करें और वो सिर्फ एक ही नैप को टच करे तो इलिप्स बनेगा। अगर प्लेन को थोड़ा और रोटेट करें और वो सिर्फ एक ही नैप को टच करे और वो पैरेलल हो जनरेटर ऑफ कोन के तो पैराबोला बनेगा।
अब प्लेन को थोड़ा और टिल्ट करें इस तरह के वो दोनों नैप को टच करे और वो एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल हो, तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। लेट्स सपोज कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये इनका सेंटर है। इसके ऊपर हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया है, ये इस पैराबोला का फोकस है। इस फोकस से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो a है और सेंटर से लेकर उतने ही ऑपोजिट डिस्टेंस पर एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और ये डिस्टेंस भी a होगा। अब इस पैराबोला पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। इसका मतलब PF और PD की रेशो हमेशा सेम होगी और इस रेशो को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी और इसको हम E से डिनोट करते हैं। और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 के बराबर होती है और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है और सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 के बराबर होती है। वो लाइन जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स लाइन के पैरेलल हो उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = x और x² = y। इलिप्स की इक्वेशन होती है x² + y² + b² = 1 और हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² - y² b² = 1। अब तमाम कॉनिक सेक्शंस की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax² + by² + cx + dy + e = 0। a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है, b जो है वो y² का कोफिशिएंट होता है और e जो है वो कांस्टेंट होता है। अब अगर x² और y² का कोफिशिएंट यानी a और b बराबर हो जाए 1 के तो इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + cx + dy + e = 0 और ये जर्नल इक्वेशन होगी सर्कल की। अब अगर x² और y² का कोफिशिएंट यानी a और b आपस में बराबर ना हो और उनके साइन सेम हो तो इक्वेशन बन जाएगी ax² + by² + cx + dy + e = 0 और ये किसकी इक्वेशन होगी? इलिप्स की। और अगर x² और y² का कोफिशिएंट यानी a और b आपस में बराबर ना हो और उनके साइन ऑपोजिट हो तो इक्वेशन बन जाएगी ax² - by² + cx + dy + e = 0 और ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। और अगर a 0 हो या b 0 हो, हम b को 0 कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी ax² + cx + dy + e = 0 और ये इक्वेशन होगी पैराबोला की। बेल आइकन नहीं दबाना मत दबाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।